All right, here we go with the concept of international politics. ये जो हमने स्टार्ट किया था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है और इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, जैसा कि प्रीवियसली भी हम लोग इस हवाले से बात भी कर रहे थे कि ये जो टर्मिनोलॉजीज जो हैं ये दोनों ओवरलैप करती हैं और इस ओवरलैप करने की वजह से समहाउ स्कॉलर जो हैं वो इसको एक ही डोमेन के अंदर शुमार करते हैं, लेकिन ये कभी भी एक ही डोमेन का हिस्सा नहीं रही, ये एक डोमेन से बढ़ के है। तो आज हम फर्दर उसी कॉन्सेप्ट को एलेबोरेट करने जा रहे हैं जो प्रीवियस डिस्कशन में हमने शुरू किया था, और डेफिनेशन हमारे पास मौजूद है इस वक्त फ्रैंकल की। फ्रैंकल के ख्याल में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एम्ब्रेसेस द फॉरेन पॉलिसीज ऑफ ऑल द स्टेट्स, यानी कि इसमें क्या है, foreign policies of all the states in their mutual interaction as well as their interaction with the international system as a whole. फॉरेन पॉलिसी दो तरह से होती है, एक बायलैटरल होती है कि दो मुल्कों के दरमियान जो आपस में ताल्लुक है उसको हम बायलैटरल देखते हैं, और मल्टीलैटरल कब होगी कि जब पूरी दुनिया जिस तरह से बिहेव कर रही है और आपका उस हवाले से जो अप्रोच है वो आपकी मल्टीलैटरल हो जाएगी, या कई ममालिक के साथ जिसको आप फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। जैसे रियासत एक सिस्टम का नाम है, ऐसे ही पूरी दुनिया के तमाम ममालिक मिलकर एक सिस्टम तहलीक करते हैं जिसको हम लोग जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम मानते हैं। ये इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के हवाले से मतलब जो है वो बिहेव करता है और हम उसको फंक्शन करते हुए देखते हैं। सपोज डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, फिर विद सोशल ग्रुप्स अदर देन स्टेट्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, लाइक मतलब ऐसी तंजीमें मौजूद हैं जो जिनकी रूट्स इंटरनेशनली हैं। सपोज जमात इस्लामी एक ऐसी तंजीम है जिसकी रूट्स जो है वो इंटरनेशनली कई ममालिक के अंदर मौजूद है। फिर इसी तरह के साथ जो है वो सोशलिस्ट ग्रुप्स, कम्युनिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो इनकी रूट्स जो है वो इंटरनेशनली मौजूद है। फिर उसके बाद द ऑपरेशन ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम एंड आल्सो द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ ऑल द स्टेट्स। तो फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो इन तमाम चीजों का मजमूआ है। फॉरेन पॉलिसीज दो तरफा और पूरी दुनिया की तरफ जो आपका नुक्ता नजर है, वो आप बैन अवी तंजीमों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये दोनों हैं। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास सार्क है, आसियान है, अरब लीग है। वो आगे फर्दर इस बात को क्लैरिफाई करता है कि फॉरेन पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स आर डिफिकल्ट टू डील विद कंपैरेटिवली, कि मतलब एक मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को अगर हम कंपेयर करें दूसरे के साथ, पाकिस्तान की इंडिया के साथ अगर कर दें या पाकिस्तान की अमेरिका के साथ कर दें, तो कहता है कि दिस इज अ डिफिकल्ट थिंग because they cannot be studied singly and then compared as a domestic politics can one can study them interaction with the foreign policies of other states as well as with other elements of the international system। किसी भी foreign policy को हम लोग solely नहीं पढ़ सकते, या दो मुल्कों के साथ मिला के मतलब दो को आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ कंपैरेटिवली हम पढ़ना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए हमें ये देखना होगा कि इंटरनेशनल सिस्टम किस तरह से बिहेव कर रहा है। मसलन सपोज हम ये बात अगर कर दें कि जनाब इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो किस तरह से स्ट्रेस डाल रहा है एक रियासत के ऊपर। एक रियासत मसलन सपोज पाकिस्तान ये कहता है
कि जनाब हमने जो है वो टेरर फाइनेंसिंग को कंट्रोल नहीं करना, तो दुनिया की कोई भी रियासत पाकिस्तान के साथ बिजनेस नहीं करेगी। और फैटफ ये जो इजलास है जिसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में अभी तक डाला हुआ है, ये बुनियादी तौर पे इस बात की दलालत करता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह से दुनिया को एक पीसफुल जो है वो एक पीसफुल एंटिटी के तौर पर देखता है और उसमें उसकी क्या कंट्रीब्यूशन। तो आप मसलन सपोज ये बात तयशुदा है कि 1997 से 99 तक जब पाकिस्तान के अंदर इंटरनली ये बात मानी जाती है कि जब पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस था नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, तो उसमें एक बड़ी वजह ये भी थी कि पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को एटमी धमाके कर दिए थे और पाकिस्तान को दुनिया की कई रियासतों ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था ट्रेड रिलेशन के हवाले से, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स कर गया। तो किसी भी रियासत की जो पॉलिटिक्स है, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसके ऊपर भी बैन अवी ताल्लुकात जो है वो असरअंदाज होते हैं। सपोज आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो सऊदी हुकूमत के खिलाफ बयान दे, तो पाकिस्तान को इंटरनली बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान इंटरनली मतलब जो है वो अच्छे खासे मसाइल से दो चार होगा। वजह क्लियर है और साफ है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा मतलब परसीव किया जाता है कि सऊदी अरेबिया इज अ फ्रेंड नेशन। क्यूंसी राइट के ख्याल में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। आप दूसरे पर क्या करते हैं? असरअंदाज होते हैं। मैनिपुलेटिंग और कंट्रोलिंग मेजर ग्रुप्स, आप इन्फ्लुएंस करते हैं। और मैंने ये बात आपको कबल से भी ये बता चुका हूं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बेसिकली द नेम ऑफ द असर्शन ऑफ द पावर है। और ये पावर से मुराद ये नहीं कि आप जोर जबरदस्ती, इट कैन बी अ डिप्लोमेटिक पावर। आप इन्फ्लुएंस करते हो किसी मुल्क को अपने साथ मिलाने के लिए, उसके साथ बार्गेन करते हो, उसको मैनिपुलेट करते हो। और किसी मुल्क को नहीं किया जाता बल्कि मेजर ग्रुप्स को भी कई मरतबा किया जाता है। 4 5 10 इस्लामी मुमालिक है, जिस तरह से इस वक्त जो अगर फॉरेन पॉलिसी देखी जाए हिंदुस्तान की, तो वो कंपैरेटिवली पाकिस्तान से ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है, क्योंकि अरब वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान का असर पाकिस्तान से ज्यादा नजर आ रहा है। उसकी मैं मिसाल मोस्ट रीसेंट ओआईसी के वुज़राए खारजा का इजलास है कि जिसमें वुज़राए खारजा के ओआईसी के इजलास के अंदर कश्मीर को जो है वो लाइमलाइट पे नहीं रखा गया, कश्मीर को एजेंडे के अंदर ही शामिल नहीं किया गया। इट मींस कि भारतीय लॉबी ज्यादा ताकतवर तरीके से उन अरब कंट्रीज के अंदर काम कर रही है। तो फिर मेजर ग्रुप्स, मुसलमान ममालिक जो हैं वो गल्फ के, वो एक मेजर ग्रुप हो गया जिनके ऊपर हिंदुस्तान अपना बहुत ज्यादा असर सूख पैदा करने की कोशिश कर रहा है। और क्यों? टू एडवांस द पर्पस ऑफ सम अगेंस्ट द पोजीशन ऑफ अदर्स, ताकि अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, ऑफ सम अगेंस्ट द पोजीशन ऑफ अदर्स, या दूसरों को कंटेन किया जा सके। ये एक काम होता है कि जब आप किसी पर इन्फ्लुएंस करते हैं, आप मैनिपुलेट करते हैं, तो मोर और लेस हम जब भी बात करेंगे, हम जब भी इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, वी मस्ट नो कि इन्फ्लुएंसिंग, मैनिपुलेटिंग और कंट्रोलिंग मेजर ग्रुप्स,
और इट इज द प्रोसेस बाय विच पावर इज एक्वायर्ड। वो प्रोसेस है जिसके जरिए ताकत हासिल की जाती है, ताकत को मेंटेन रखा जाता है और ताकत को बढ़ावा दिया जाता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो क्या है कि बाय विच पावर इज एक्वायर्ड, मेंटेन एंड एक्सपेंडेड। He further explains as a discipline, international politics as a subject के तौर पर देखें, it include expositions instructing in the practice of this art, कि किस तरह से इस आर्ट को इंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, predicting the consequences of its application, इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, evaluating and narrating its history, और बताया जाता है कि पास्ट में अगर कोई एक्शन हुआ था तो उसके पीछे एक्चुअली वजह क्या थी। ये वो मोर और लेस क्यूसी राइट के ख्याल में। और ये मतलब ये बात बड़ी वाजिया है कि बहुत से लोग जब भी इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की डेफिनेशन कर रहे होते हैं, जबकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस आर टू डिफरेंट फिनोमिना। ये दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। इस हवाले से पॉलिटिक्स अबाउट नेशंस इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अक़वाम की जो सियासत है वो मोर और लेस जब भी बात की जाएगी दैट इज व्हाट वी कॉल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हम उसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जुमरे में जो है वो शुमार करते हैं। एंड इज अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द रिलेशनशिप अमंग नेशंस। और ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके जरिए आप क्या करते हो कि एडजस्टिंग द रिलेशनशिप अमंग नेशंस, कि अपने रिलेशंस जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं इन फेवर ऑफ ए नेशन और ए ग्रुप ऑफ नेशंस थ्रू पावर, कि आप किसी भी कौम को अपनी तरफ मान। और वो पावर कौन सी हो सकती है? आपकी इकोनॉमिक पावर है, आपके पास पैसा है, आप एक अमीर मुल्क हैं तो दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ आप उसको अपनी बात पर कायल कर सकते हैं। आप फौजी ताकत हैं, आप उसको असला देके अपने साथ मिला सकते हैं। आप दुनिया में एक ऐसे मतलब खित्ते में मौजूद हैं तो वहां से आप उसको अपनी तरफ कन्विंस कर सकते हैं। तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से, वो नेशनल इंटरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट है एंड पावर है। बैनुल-अक़वामी सियासत जो है वो तीन चीजों के ऊपर मतलब जो है वो रिवॉल्व करती है। आई मस्ट से यू, नंबर वन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सॉरी इंटरनेशनल इंटरेस्ट। दुनिया की कोई भी रियासत जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट से बाहर नहीं जाएगी। और नेशनल इंटरेस्ट फिर कॉन्फ्लिक्ट है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर आपकी कोई बात नहीं रियासत मान रही तो उसकी वजह से तनाजा पैदा होता है। और तीसरे नंबर पर क्या आ जाता है? पावर। फिर आप अपनी बात मनवाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ताकत का इस्तेमाल करते हैं। नेशनल आपके मफादात में जब रुकावट खड़ी होती है तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, और कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए व्हाट इज यूज? पावर। पावर कैन बी कोर्सिव, वो दोनों तरीकों में हो सकती है, पीसफुल और जो है वो कोर्सिव, दोनों तरीकों से हो सकती है। पीसफुल में निगोशिएशंस हैं, आप टेबल टॉक पे बात करते हैं, आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने की कोशिश करते हैं, ये पीसफुल है। लेकिन अगर ताकतवर में जाएं तो आप बंदियां लगाते हो, एम्बार्गो करते हो, नाकाबंदी करते हो, उसके शहरियों को बंदी बना लेते हो और फिर जंग करते हो। द फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। नेशनल इंटरेस्ट क्या है? किसी भी मुल्क का ऑब्जेक्टिव होता है। द सेकेंड इज कंडीशन एंड द थर्ड इज मीन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कि ये वो सोर्स है जो बैनुल-अक़वामी सियासत के अंदर सरवाइव करता है। पावर इज द मीन्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जिसके जरिए आप अपने मफादात को डिफेंड करते हैं। Therefore, it can be described as a set of relations among independent states. International politics क्या है? Set of relations among independent states in which some elements of conflict of interest are prevalent, कि जिसमें conflict of interest जो है वो बहरहाल मौजूद है। आप ये नहीं कह सकते कि आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हो और उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मौजूद नहीं होगा। रियासतों के जो अपने मफादात हैं उसकी वजह से एक दूसरे के साथ क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एंगेज होगा। At times interest
अब सम नेशंस मे बी आइडेंटिकल, कि कुछ के जो इंटरेस्ट है वो हो सकता है एक जैसे हों in international politics that involves conflict as well as cooperation. It's a phenomenon of recurring patterns of conflict and harmony. कि ये एक ऐसा फिनोमेना है recurring patterns of conflict कि जिससे कॉन्फ्लिक्ट भी होता है और कॉन्फ्लिक्ट के साथ फिर क्या पैदा होती है, हार्मनी भी पैदा होती है. बट कॉपरेशन इज विजिबल ओनली थ्रू कंट्रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. कॉपरेशन तभी बनेगा जब आप कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करेंगे. हार्मनी तभी पैदा होगी जब आप कॉन्फ्लिक्ट को, बजाय तनाजा को खत्म करेंगे. Conflict can be regulated in the desired direction. Thus, international politics deals with the control of conflict and achievement of cooperation. By and large, nature of international politics is conflictual. कि जो नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो क्या है, कॉन्फ्लिक्चुअल है. ये बात याद रखिएगा. ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें और उसमें कॉन्फ्लिक्ट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ना करे. इंटरनेशनल रिलेशंस. अब इस वक्त दुनिया में ये बहरहाल ट्रेंड जो है वो मौजूद है कि जो टर्म इस्तेमाल की जाए दैट शुड बी इंटरनेशनल रिलेशंस इंस्टेड ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. इंटरनेशनल रिलेशंस को जो है वो इस्तेमाल किया जाए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो यूज ना की जाए. क्योंकि ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस एज इट कंपासेस ऑल द रेलेवेंट एक्टर्स, contents and relationship. इसमें कोई शक नहीं, some of the above category definitions also cover areas other than mere politics among nations. कि मतलब जो ऊपर मैंने डेफिनेशंस आप लोगों के साथ शेयर की हैं, ये सिर्फ पॉलिटिक्स अमंग नेशंस की बात नहीं करती, कुछ और एरियाज को भी डिस्कस करती हैं. लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और बहरहाल इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें डिफरेंशिएट करना है, तो जो अभी डेफिनेशंस आ रही हैं दे आर मोर कॉम्प्रिहेंसिव. क्यों? इस वजह से दे इंक्लूड स्टेट, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अदर ट्रांजिशनल एंड सुपरनैचुरल एजेंसीज, नॉन स्टेट एंटिटीज. नॉन स्टेट क्या एक्टर्स होते हैं कि ये वो एक्टर्स हैं जो कि स्टेट के अंदर तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो स्टेट उनको वाजिया तौर पर उस तरह से रिकॉग्नाइज नहीं करती जिस तरह से अपने इंस्टीट्यूशन को दीगर इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज करती है. बहरहाल वो अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं. मसलन किसी भी मुल्क के अंदर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉन स्टेट एक्टर्स में से एक अहम तीन है. entities, groups and relevant individuals as actors as the basic unit of analysis. So at the same time, they also cover larger areas of relationship. So more or less हम जब भी बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस की तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से कंपैरेटिवली लार्जर पर्सपेक्टिव की बात करता है. ये स्मॉलर पर्सपेक्टिव नहीं होगा. ये एक बात हमें ये परसीव भी करनी होगी कि सिर्फ यहां बात रियासत के दरमियान ताल्लुकात की नहीं, उनको मैनिपुलेट करने की नहीं है, बल्कि यहां पर तस्करा होगा पूरे के पूरे बैनुल-अक़वामी सिस्टम का, बैनुल-अक़वामी तंजीमों का. इसके अलावा अदर ट्रांजिशनल एंड सुपर नेशनल एजेंसीज जैसे मतलब यूएनओ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और वो सुपरनेशनल एजेंसी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो रेगुलेट करती है आपके एटमी प्रोग्राम को कि क्या आपका एटमी प्रोग्राम जो है वो दुनिया के लिए खतरे का सबब तो नहीं बन रहा. बोथ कॉन्फ्लिक्चुअल एंड कोऑपरेटिव, फ्रेंडली एंड अनफ्रेंडली, पावर रिलेशनशिप एंड पीस रिलेशनशिप, गवर्नमेंट एंड पीपल टू पीपल रिलेशनशिप एटसेट्रा, ये जो है वो सारे के सारे जो है वो इसमें शामिल है.
अब अगर हम इनको अगर ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि कौन कौन से रिलेशंस, अदर एरियाज ऑफ रिलेशंस जो है, द कंटेंट्स एंड फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट एक्टर्स आर वेरीड. Political, economic, social, cultural, educational, scientific and technological. कि जो कंटेंट्स और फॉर्म्स हैं रिलेशंस की, डिफरेंट एक्टर्स वो वेरी करते हैं. यहां बात सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं हो रही. इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इकोनॉमिक रिलेशंस मौजूद हैं, सोशल मौजूद हैं, कल्चरल मौजूद हैं, एजुकेशनल, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड व्हाट नॉट. और ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन. ये हर चीज जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है वो फॉल भी करती है. जो स्कॉलर्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, वो have also used comparatively sophisticated and scientific tools of investigation. कि उन्होंने मतलब जो है वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक टूल्स को मतलब जो है वो मतलब जो है वो ज्यादा सामने लेके. द यूज ऑफ द टर्म इंटरनेशनल रिलेशंस is considered appropriate. It covers all those essentials included in international politics. कि इसमें वो तमाम चीजें शामिल हैं जिनको हम किस में शामिल करते थे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर. All those things and over and above many other current trends and terms that make it more broad and relevant. कि मतलब जो है वो ट्रेंड्स एंड टर्म्स भी जो है वो इसमें शामिल हैं जिसको ज्यादा ब्रॉड और रेलेवेंट जो है वो बना के पेश करते. सो मोर और लेस international relations is more comprehensive term, जो है ज्यादा comprehensive मानी जाती है as compared to जो इसको ज्यादा हम बेहतर appropriate मानते हैं as compared to international politics. International politics जो है वो एक limited term है, whereas international relations is more comprehensive and more broader. इस हवाले से Kinsey writes, it is not only the nations that international relations seek to regulate. Varied types of groups, nations, states, governments, peoples, religions, alliances, confederations, international organizations, even industrial organizations, cultural organizations, and religious organizations must be dealt with the study of international relations if the treatment is to be realistic. अब वही क्यूंसी राइट जो प्रीवियस डेफिनेशन के अंदर क्या बात कर रहा है, सिर्फ उन रिलेशंस की कि जो पावर और जिससे आप किसी मुल्क को अपनी तरफ माइल कर सकते हैं. यहां पर इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या बात कर रहा है, वेरी टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, नेशन, स्टेट्स, गवर्नमेंट, पीपल, रीजन्स, अलायंसेस. अलायंस क्या होता है कि जब आप किसी मुल्क के साथ मतलब इत्तेहाद कर लेते हो. पाकिस्तान का जैसे चीन के साथ अलायंस है, वो मिलिट्री अलायंस भी हो सकता है, वो इकोनॉमिक अलायंस भी हो सकता है. कन्फेडरेशन, जैसे यूरोपीय यूनियन एक कन्फेडरेशन है. कन्फेडरेशन से मुराद हम क्या लेते हैं कि एक बड़ी गवर्नमेंट आपकी रियासत की सॉवरेनिटी बरकरार रख के एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाए, तो उसको हम लोग जो है वो कन्फेडरेशन कहते हैं. यूरोपीय यूनियन एक कन्फेडरेशन की एक शक्ल है. फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस, D8, G8, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारी की सारी शामिल हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर.
और ये क्यूंसी राइट के अल्फाज। वो फर्दर इसको आगे मतलब इंगेज करता है। उसने इंटरनेशनल रिलेशंस की बजाय एक और टर्म इस्तेमाल की, रिलेशंस बिटवीन पावरफुल नेशंस, कि ये वो ताल्लुकात हैं जो पावरफुल नेशंस के दरमियान मौजूद है। लेकिन इसके साथ वो फिर मतलब इसी टर्म को, इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रेफर करता है यूज करते हुए, लेकिन उसने ज्यादा क्या कहा कि इंटरनेशनल रिलेशंस बेसिकली नाम किस चीज का है, कि रिलेशंस बिटवीन पावरफुल नेशंस। असल में बैनुल अक़वामी जो सिस्टम है वो सारे का सारा ताकतवर अक़वाम के दरमियान ही तो घूमता है, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। और पूरे की पूरी बैनुल अक़वामी कम्युनिटी जो है वो बड़े ममालिक की तरफ देख रही होती है। आज भी आप देख लें कि पूरे का पूरा बैनुल अक़वामी सिस्टम जो है वो किन के गिर्द सर्वाइव कर रहा है, इन्हीं बड़े ताकतवर ममालिक के गिर्द। वो आगे फर्दर इसको ये बात कहता है कि ही इज आल्सो ऑफ द ओपिनियन, for the proper understanding of international relations, one has to include such partial studies as international politics, international law, international organization, international economics, international ethics, the psychology and sociology of international relations, world history, political geography, political demography and technology. वो कहता है कि इन चीजों को भी इसमें शामिल कर दिया कि all these should also be included in international relations, कि बैनुल अक़वामी मईशत क्या है, सियासत, रियासत किस तरह से मूव करती है। वो कहता है ये तमाम चीजें भी जो हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस का क्या होनी चाहिए, हिस्सा होनी चाहिए। तो अब अगर मतलब मोर और लेस अभी हमने एक डेफिनेशन करी क्यूंसी राइट की, और हमें ये बात नजर आ रही है कि थिंग्स आर नॉट एज इजी एज वी आर परसीविंग, और ये चीजें जो है वो ब्रॉडर कैनवस के अंदर जो है वो हमारे सामने मौजूद है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो फर्दर इंशाल्लाह जब यहां से सेशन को शुरू करेंगे तो फर्दर देखेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस को आगे इसमें कौन कौन सी चीजें जो है वो इसमें शामिल की जा सकती है।